Hello everyone, welcome again to our educational channel. Our today's topic is Unit 2, 2.4 of Standard 9th, The Fall of Troy. Fall of Troy के दो पार्ट्स हैं. पार्ट 1 आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन सुनेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे. पार्ट 1 में हमें क्या बताया गया है वो पढ़ने से पहले इस लेसन का जो हमें हेडिंग दिया है उसका मीनिंग देख लेते हैं. द फॉल ऑफ ट्रॉय. TROY, ट्रॉय एक सिटी का नाम है और फॉल का मतलब है डिफीट. कैसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल, रिच, स्ट्रॉन्ग सिटी डिफीट हो जाती है, हार जाती है एक दूसरे सिटी से, एक दूसरे कंट्री से, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ओके, तो ये लेसन की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम एपिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं. एपिक्स क्या होता है? हमें ग्रेट नेशनल हीरोज और ग्रेट नेशनल वॉर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एपिक्स में दी जाती है, उसे एपिक्स बोलते हैं. और वो किस फॉर्म में दी जाती है? पोएम्स के फॉर्म में. पोएम्स के फॉर्म में हमें ग्रेट नेशनल हीरोज के डीड्स के बारे में बताया जाता है और नेशनल वॉर के बारे में बताया जाता है. बेसिकली मतलब हर एक कोई भी नेशन के एपिक्स जो होते हैं उसमें उस नेशन की अर्ली हिस्ट्री बताई जाती है. ठीक है, वो पोएम फॉर्म्स में लिखी जाती थी. अब ये लिखी कब जाती थी? पहले इन्हें पोएम फॉर्म्स में सुनाया जाता था. लोग इन्हें जनरेशन टू जनरेशन सुनाते रहते थे, बोलते रहते थे और जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें याद रहती थी. और ये बोलते बोलते बाद में राइटर्स के पास आती थी और वो राइटर्स उन्हें एक्चुअली में लिखते थे. तो लिखने से पहले, बिफोर दे आर एक्चुअली रिटन डाउन, उन्हें क्या किया जाता था? बोला जाता था, सिंग किया जाता था. ठीक है, तो एपिक्स क्या होती है? हमारी लॉन्ग पोएम्स होती हैं जो अभी हमें स्टोरी फॉर्म में दी गई है. तो ये भी एक एपिक है. जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेंगे तो ऐसे 2 फेमस संस्कृत एपिक्स हैं हमारे यहाँ पे. वो संस्कृत एपिक्स कौन से हैं? रामायण एंड महाभारत. ठीक है, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे रामायण और महाभारत है, यूरोपियन लिटरेचर में क्या है? इलियड एंड ओडिसीज. हमारे यहाँ पे जैसे रामायण और महाभारत है, वैसे ही यूरोपियन लिटरेचर में इलियड और ओडिसीज हैं जिन्हें एपिक्स बोला गया है, जिनमें उनके नेशंस की हिस्ट्री के बारे में सब बताया गया है. जैसे इंडियन लिटरेचर में रामायण और महाभारत की स्टोरीज पता चलती हैं, वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में क्या पता चलता है? इलियड और ओडिसीज के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं. अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि जैसे आज के बच्चों को, मतलब इंडियन चिल्ड्रन को, राम और सीता के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाता है या राम और सीता के बारे में पता होता है, युधिष्ठिर और अर्जुन के बारे में, द्रौपदी के बारे में पता होता है, वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज के जो चिल्ड्रन हैं उन्हें किसके बारे में पता होता है? हेक्टर के बारे में, ओडिसीज के बारे में, एचलीस एंड हेलेन ऑफ ट्रॉय, इनके बारे में पता होता है. क्योंकि इनके जो बुक्स हैं उनमें, इनके जो एपिक्स हैं उनमें इन सब के बारे में बात होती है. ठीक है, तो हेलेन के बारे में क्या बोला है? हेलेन जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन थी इस वर्ल्ड में, जिसके वजह से ये पूरा फाइट स्टार्ट हुआ है, जिसके वजह से पूरा स्टोरी बना है. उसकी मेन कैरेक्टर है हेलेन. ठीक है, because of whom the Greeks and Trojans fought for 10 long years. इस लेडी के वजह से ये ग्रीक्स ने और ट्रोजन्स ने 10 सालों तक फाइट किया. अभी ग्रीक कौन है? जो ग्रीस कंट्री को बिलोंग करते हैं लोग, वो ग्रीक्स हैं, और जो ट्रॉय कंट्री को बिलोंग करते हैं वो ट्रोजन्स हैं. तो कैसे इन दोनों कंट्रीज के बीच में फाइट होते हैं, कैसे इन दोनों सिटीज के बीच में फाइट होती है, वो हमें बताया गया है. किसी को कुछ पता नहीं है कि ये एपिक्स जो लिखे गए हैं ना उसके ऑथर कौन है, बट ऐसा बोला जाता है कि ये जो बनाई गई है एपिक, उसे एक बहुत ही फेमस पोएट ने बनाई गई है. देखो क्या बोलते हैं. Nobody knows for certain who the author of these early epic is. It is thought that they arose and developed with the nation itself. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बताते बताते नेशन ने ही खुद ही एपिक्स बनाई हुई है और ये हैंड ओवर होती हैं एक सिंगर से दूसरे सिंगर को. जब तक ये किसी ग्रेट पोएट के पास पहुंचे तब तक इसको गाया जाता है एक सिंगर से दूसरे सिंगर, जब तक इसको कोई फाइनल फॉर्म मिले. ठीक है, It is believed that the Iliad and the Odysseys were composed and recited by the blind poet named Homer. एक बहुत ही होशियार ब्लाइंड पोएट ने, होमर ने, बोला जाता है कि उसने ये एपिक्स लिखी हुई थी. ठीक है, who lived
about 900 BCE and who wandered from one Greek city or village to another, जो एक सिटी से दूसरी सिटी और एक विलेज से दूसरे विलेज घूमता रहता था और लोगों को बताता रहता था। होमर उसी ने ही ये रिसाइट किया है, उसी ने ही ये राइट किया है, लिखा हुआ है। Singing his poems to all who would receive him in their homes and give him hospitality, वो उन सबको ये कहानियाँ सुनाता था in the form of poems, जो उसे अपने घर बुलाते थे और उसे hospitality देते थे। This wandering singer has been honored through the ages, और बहुत सालों तक उन्हें ऑनर किया गया था क्योंकि उन्होंने ही ये स्टोरीज को लोगों तक पहुंचाया था। नॉट ओनली इन ग्रीस बट इन ऑल यूरोप, सिर्फ ग्रीस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में ही उन्हें ऑनर किया जाता था और उन्हें बोला जाता था फादर ऑफ यूरोपियन पोइट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द इलियड इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय। ये जो इलियड है वो इलियम का मतलब ट्रॉय का ही पूरा स्टोरी है जो ट्रॉय में हुआ था। अब ट्रॉय कैसा कंट्री है, ट्रॉय कैसा सिटी है वो बताया गया है। ट्रॉय एक रिच ट्रेडिंग सिटी है एशिया माइनर में और वो नैरो सी के बाजू में होती है जो सी एजियन टू ब्लैक सी तक लीड करती है। ठीक है, ये लोकेशन बताया गया है कि ट्रॉय का लोकेशन कहाँ पे है और ये सब बताने का रीज़न ये है कि ट्रॉय जो है वो एक जहाँ पे सिचुएटेड है वो उसी के लिए उस ट्रॉय के लिए ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस है। कैसे? इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, चाहे ट्रेड हो या एग्रीकल्चर हो वो प्लेस बहुत वेल सिचुएटेड प्लेस है, मतलब वो ट्रॉय बहुत अच्छी जगह पे है। In front of the city was the sea over which sailed the ships of Troy. क्या बोलते हैं कि उस सिटी के फ्रंट में क्या था? सी ओवर विच सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय। उस सिटी के फ्रंट में एक सी था जहाँ पे शिप्स सेल होती थी, मतलब अगर उस सिटी को कोई सामान बेचना है या खरीदना है तो वो इजीली वहाँ से जा पाते थे। कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन, वो अपना गुड्स एंड ग्रेन वहाँ से लेके सेल करते थे, ट्रेड करते थे। एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंटेन, और उस सिटी के बैक में एक बहुत बड़ा माउंटेन था। फ्रॉम विच फ्लोड मैनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, जहाँ से बहुत सारे रिवर्स और स्ट्रीम्स फ्लो होते थे, जिसके वजह से उनके खेतों तक पानी भी बहुत ही ईजीली पहुँच जाता था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत फ़ायदा होता था। द वैलीज अमॉन्ग द हिल्स वर वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल, जिसके वजह से उनकी हिल्स जो हैं, हिल्स में जो वैलीज रहती थी उनके वजह से उन्हें पानी बहुत अच्छे से मिलता था और उनकी जो लैंड्स थी वो फर्टाइल हुआ करती थी। विथ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड्स, उनके फर्टाइल फील्ड्स में कॉर्न्स बहुत अच्छे से ग्रो होते थे, वो कैटल को भी प्रॉपरली फीड कर पाते थे, चारा चरा पाते थे, क्योंकि उनके पास एक रिच ग्रास की अवेलेबिलिटी थी बिकॉज ऑफ दोज वैलीज ऑन द हिल्स। ऑन द रिच ग्रास ऑफ द मेडोज वाइल शीप फेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स, जो ये शीप्स थी उनको वो हिल्स के स्लोप्स पे फीड करवा लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट, round their city the Trojans had built a strong wall so that no enemy should attack them from the sea. अब यहाँ पे क्या किया था, मैंने जैसे तुम्हें बताया कि उस सिटी के आगे क्या था, सी थी जहाँ से वो ट्रेड करते थे। उस सिटी के पीछे क्या था, माउंटेन्स थी जहाँ से वाटर आता था और उनका बहुत अच्छा सा लैंड बहुत अच्छी फर्टिलिटी देता था, बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड था जिससे वो अच्छे से ग्रो करते थे कॉर्न्स को और सेल करते थे, ट्रेड करते थे। और वो सिटी के बाकी जो जगह बच गई राउंड, उस सिटी के पूरे राउंड में चारों तरफ क्या कवर किया था उन्होंने, एक बहुत ही बड़ा वॉल कवर किया था। और वो जो वॉल था बहुत ही बड़ा वॉल था, वो जो वॉल था वो इतना ब्रॉड था कि पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट। वो इतना ब्रॉड था कि लोग उस पर चलते भी थे, वॉक भी करते थे और बैठ भी सकते थे, खड़े भी हो सकते थे। और वो उन्होंने वॉल क्यों लगाया था, ताकि अगर उन पर कोई अटैक करे सी से तो वो बच सके। ठीक है, द ग्रेट गेट्स स्टूड ओपन एंड पीपल कुड गो टू द सी शोर, और सी शोर तक जाने के लिए जो बहुत बड़ी गेट्स लगाई हुई थी उस वॉल पे वो ओपन ही रहती थी। और वो वॉल कब बंद किया करते थे, जब उन्हें लगता था कि कहीं पे अटैक होने वाला है उनकी सिटी पे। ठीक है, आउटसाइड एंड कम इन दे प्लीज्ड बट इन टाइम ऑफ वॉर as they pleased, but in time of war the gates would be closed and then city
was like a strong fortress quite safe from all. क्या बोला है यहाँ पे कि वो जो गेट्स हैं वो तभी क्लोज करते थे जब उन पे कोई अटैक होने वाला होता था, अदरवाइज वो ओपन रखते थे. ठीक है, तो वो गेट्स, वो वॉल्स उन्होंने क्यों बंद रखी थी, क्यों बनाई थी, ताकि उन पे कोई अटैक ना कर पाए सी शोर से आगे, उनको प्रोटेक्शन मिले. Quite safe from all, a strong fortresses, quite safe from all attacks, protected by the walls surrounding it as well as by the hills behind. तो ये जो गेट्स थी, ये जो वॉल्स थी, इन्होंने इनको प्रोटेक्शन दिया था बहुत बड़ा कि अगर कोई आएगा तो उन पे अटैक नहीं कर पाएगा. और पीछे से उनको क्या प्रोटेक्शन मिली हुई थी, वो बड़े माउंटेन की. ठीक है, thus ट्रॉय वॉज अ स्ट्रॉन्ग सिटी, इसीलिए ट्रॉय एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिटी था. ट्रॉय एक स्ट्रॉन्ग सिटी क्यों था, क्यों ऐसा बोला गया है कि ट्रॉय एक स्ट्रॉन्ग सिटी है, क्योंकि उसके ये सब प्रोटेक्शन तो उसके पास था ही, बट ट्रॉय का एक सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग चीज था कि उनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी. ठीक है, thus the Troy was a strong city, strongly protected by its walls and strongly defended by its brave soldiers. उनके सोल्जर्स भी बहुत ब्रेव थे और उनकी आर्मी मतलब बहुत स्ट्रांग थे, उनके पास वॉल्स भी बहुत स्ट्रांग थे, तो हर तरीके से उनके पास प्रोटेक्शन था. बट ऑल द किंग्स एंड हीरोज ऑफ ग्रीस हैड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द ट्रोजन्स. फिर भी इतना स्ट्रांग होने के बाद भी जितने भी किंग्स और हीरोज थे ग्रीस के, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, वॉर. किन के अगेंस्ट, ट्रॉय के अगेंस्ट, ट्रोजन्स के अगेंस्ट. क्यों वॉर डिक्लेयर किया, ये इंपॉर्टेंट है, सुनो. बिकॉज पेरिस, अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय, पेरिस जो था वो ट्रॉय का प्रिंस था. उसने क्या किया था, उसने हेलेन को परसुएड किया, इन्फ्लुएंस किया, हेलेन को इन्फ्लुएंस किया. हेलेन कौन थी, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, और वो किसको बिलोंग करती थी, वो कौन थी, ग्रीक के राजा की वाइफ. तो हेलेन ग्रीक के राजा की वाइफ थी. और पेरिस ने क्या किया, पेरिस ट्रॉय का राजा था, तो उसने क्या किया, पेरिस ट्रॉय का प्रिंस था, उसने हेलेन को परसुएड किया. परसुएड किया मतलब इन्फ्लुएंस किया, उसको वहां से भगा के लेके गया. तो ये जो हेलेन थी, ग्रेट किंग मेनोलॉस की वाइफ थी, वो वहां से भाग गई. किसके साथ भागी, प्रिंस पेरिस के साथ, प्रिंस ऑफ ट्रॉय के साथ. ओके, had persuaded Helen, wife of a Greek king Menelaus, to elope with him. वो वहां उसके साथ भाग गई. He had brought her to Troy. वो उसे ट्रॉय में लेके आया, हेलेन को ट्रॉय लेके आया वो. The Greeks wanted to take revenge on Troy for wrong done to Menelaus. तो ग्रीक्स को इस बात से बहुत गुस्सा है क्योंकि उसके राजा के साथ, उनके राजा के साथ गलत हो रहा था और वो इस बात का रिवेंज लेना चाहते थे. रिवेंज मीन्स बदला. They sailed to Troy and laid siege to the city. वो ट्रॉय में गए सेल करके और उन्होंने उस सिटी को कब्जे में कर दिया. सीज मतलब कब्जा करना, चारों तरफ उन्होंने उस सिटी को कब्जे में कर दिया और ट्रोजन्स को बाहर निकलने नहीं दिया. तो ट्रोजन्स टू फाउट हार्ड, ट्रोजन्स भी बहुत लड़ाई की उनके साथ. एंड द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. और ये लड़ाई, ये बंदगी 10 सालों तक चलती रही. द फाइटिंग वेंट ऑन डेली बट द सीज डिड नॉट एंड. रोज फाइटिंग होती थी बट सीज खत्म नहीं होती थी. ऑन द वन हैंड द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी एंड ऑन द अदर हैंड द ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे. एक तरफ से ऐसा था कि जो ग्रीक्स थे वो सिटी को हरा भी नहीं पा रहे थे और दूसरी तरफ से ट्रोजन्स उनको फोर्स भी नहीं कर पा रहे थे कि वो इस सिटी को छोड़ के चले जाए, क्योंकि ट्रोजन्स भी बहुत स्ट्रांग थे. तो वो उन्हें हार नहीं मान रहे थे और सामने वाला भी उन्हें हरा नहीं पा रहा था. तो ये लॉन्ग समय तक चलती रही. दोनों स्ट्रांग पार्टीज थे. Every day the Trojans came out of their gates and the Greeks came out of their tents and ships. हर दिन ट्रोजन्स जो है वो अपने गेट्स के बाहर आते थे और ग्रीक्स भी अपने टेंट्स के बाहर आते थे. उन्होंने टेंट्स लगा के रखे थे. मतलब 10 साल तक ग्रीक्स अपने फैमिली से दूर यहाँ पे थे, ग्रीक्स के सोल्जर्स, और 10 साल तक ट्रोजन्स भी बंद पड़े थे अपने सिटी में. जब भी वो बाहर निकलते थे सिर्फ लड़ाई करने के लिए निकलते थे और ये फाइटिंग चलती ही रही. Sometimes there were great battles between the two armies. कभी कभार बहुत झगड़ा होता था दोनों आर्मीज के बीच में. कभी कभार ऐसा होता था कि दोनों तरफ से एक एक सिंगल फाइटर्स निकलते थे, कुछ ग्रेट हीरोज ही निकलते थे और झगड़ा करके आते थे. Sometimes there were single fights between two great heroes.
Sometimes the Trojans had the better of it and sometimes the Greeks. कभी कभार ट्रोजन्स जीत जाते थे तो कभी ग्रीक्स जीत जाते थे, बट स्टिल फाइटिंग चलती ही रहती थी. बहुत लंबी फाइट उनकी चली. ग्रेट हीरोज ऑन बोथ द साइड्स वर किल्ड. बोथ द साइड्स मतलब दोनों साइड से बहुत ग्रेट हीरोज जो थे वो मारे गए. आफ्टर leading the defense of his city for 9 years, the brave Hector was at last killed by Achilles. दोनों से अपनी सिटी को 9 साल तक बचाते बचाते जो ब्रेव हेक्टर था वो मारा गया. At last killed by Achilles, whom none could resist. Achilles से वो हार गया जिनको कोई भी हरा नहीं सकता था. But Achilles himself was killed. Achilles खुद भी मारे गए इस लड़ाई में. लेटर ऑन बाय अ पॉइजन्ड एरो दैट एंटर्ड हिज हील. अब यहाँ पे बताया है कि वो कैसे मारे गए. बाय अ पॉइजन्ड एरो दैट एंटर्ड हिज हील. उसके हील्स में पॉइजन एक एरो डाला गया और वो एरो पॉइजन था, जहरीला था. द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुड बी वाउंडेड. स्टिल लेटर पेरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड. और जिसके वजह से झगड़ा सब शुरू हुआ, पेरिस, वो भी मारा गया एट लास्ट. ऑल्सो बाय अ पॉइजन एरो, वो भी पॉइजन एरो से ही मारा गया. द ट्रोजन्स वर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर कंट्री एंड द ग्रीक्स वर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन, बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन. जो ट्रोजन्स थे वो भी बहुत थक चुके थे कि उनके कंट्री में अभी शट कर दिया गया, और जो ग्रीक्स थे वो भी बहुत थक चुके थे क्योंकि वो भी बहुत टाइम तक अपने फैमिली से दूर रह चुके थे. ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें हमें ये बताया गया है कि ये वॉर स्टार्ट हुआ है और किस तरीके से वो वॉर का पूरा पिक्चर बताया गया है. कैसे ग्रीक्स जीत गए और ट्रॉय हार गया, जबकि ट्रॉय जो है वो बहुत ही रिच और ब्यूटीफुल सिटी था. वो कैसे हार गया, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई गई है. बहुत ही अच्छा सस्पेंस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.